हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है जो 30 जून को हुआ, अभी जिसकी आंसर की आई है, मॉर्निंग सेशन में हुआ था। और इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं और आपको पता लगना चाहिए कि इन्वायरमेंट साइंस का क्या लेवल है, किस तरह का पेपर आता है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कोई हम चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, तो वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। मैं शुरू के 50 क्वेश्चन तो अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, क्योंकि ये पेपर 1 के है ना। तो हमें पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ चलना है सीधा सीधा एक बार। तो वहां चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से ही स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस पेपर 2 का तो पहला क्वेश्चन हो गया ना। ये क्या कहता है, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन जनरल ट्रेंड ऑफ सक्सेशन ऑन ए रॉक स्टार्टिंग फ्रॉम क्रस्टोज लाइकेन स्टेज टू सब स्टेज। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये सक्सेशन से है। जहाँ हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। देखो, सीधा ऐसा नहीं है कि मैंने सक्सेशन पढ़ लिया फटाफट सर क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल भी देखना है, तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको बोलता हूँ ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है ना। तो वो वैसे ही नहीं बोलता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सीधा सीधा थर्ड है, क्योंकि सबसे पहले राइजोकार्पन आएगा, उसके बाद परमेलिया आएगा। यानी सीधा ऑप्शन आपको थर्ड बन गया। सी के बाद ए बी डी ई। सक्सेशन यानी इनिशियल स्टेज से लेके क्लाइमैक्स तक की बात कर रहा है ये। और मैं मैक्सिमम यहाँ पे आंसर बताता ही चलूंगा आपको, है ना। बहुत ज्यादा अभी समझने की बात नहीं है, फिर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, है ना। आगे है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये वेस्ट मैनेजमेंट से, जब पायरोलिसिस इंसिनरेशन वगैरह की बात करते हैं, वहां से है। तो इनकरेक्ट पूछा है। पहला कह रहा है पायरोलिसिस इज यूज टू मेक चारकोल एंड कोक। ये बात ठीक है, क्योंकि अब्सेंस ऑक्सीजन के एब्सेंस में बात कर रहे हैं हम। पायरोलिसिस ऑफ वेस्ट इज प्राइमरली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहीं पे गलत हो गया। पायरोलिसिस क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंसिनरेशन और पायरोलिसिस में, है ना। हीट करते हैं, तो एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता। और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ये सेकंड ऑप्शन है, वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि एक कन्फाइंड एक्वीफर इज 30 मीटर थिक है और ये 5 किलोमीटर वाइड है। तो यहाँ पे देखो, एक तो आप क्वेश्चन करते टाइम जैसे भी इस तरह के न्यूमेरिकल वगैरह करो, तो आप यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो चेंज करना है ना, सीधी सीधी बात है। और यहाँ पे वेल्स का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ए और बी का, जो 1.2 किलोमीटर अपार्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और हेड दिया हुआ है ए और बी का 99 और 89 मीटर का है। तो और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दी हुई है आपको 1.2 मीटर पर डे। तो आपको डेली डिस्चार्ज पूछा है थ्रू द एक्वीफर। जहाँ एक्वीफर की पोरस की बात आ गई, तो वहाँ डार्सी का लॉ लग जाएगा। अब आपको याद है ना, डार्सीज लॉ, है ना, डार्सी का लॉ लग जाएगा। तो डार्सी का लॉ की हम बात करते हैं, तो जो डिस्चार्ज है पूरा का पूरा, जो बेसिकली जो स्ट्रेंथ होगी, है ना, वो कितना के और आई ए ये होगा ना। तो ये आपको दिया हुआ है, आई निकल जाएगा क्योंकि आपको पास हेड भी दिया हुआ है। और ये के तो कंडक्टिविटी तो दी हुई है, और एरिया भी निकाल लोगे। तो सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सीधा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, वो राइट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1.5 पॉइंट इंटू 10⁻³ ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जो आपको राइट ऑप्शन है वही बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जो यूजीसी ने भी माना है और हमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जहाँ कंफ्यूजन होगा वो मैं बात कर लूंगा। आगे पूछा है क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्या पूछा है, बेसिकली पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है मैग्नीशियम +2 जो आयन है वो फार लेस सोल्यूबल देन Mn4 इन सोइल सॉल्यूशन। ये तो गलत हो गया, उल्टा लिख दिया, है ना। क्योंकि Mn2 पॉजिटिव जो है ना, मैग्नीज जो बेसिकली 2 पॉजिटिव है, जो वैलेंसी 2 है, ये तो ज्यादा सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल थोड़ी है। तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो आपका सीधा सीधा करेक्ट स्टेटमेंट एक तो बी ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पीएच लगभग कम होता है तभी आपको ये मिलेगा, क्योंकि आपको सीधी सी पता है हाइड्रोजन आयन, ये सब केमिस्ट्री जब बात करते हैं सोइल की तब बात करते हैं। और मैं सीधा आंसर पे आ रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम, जो टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस करता है। ये तो हम यूज करते हैं ना, डालते भी हैं बेसिकली, है ना। ये तो जो लाइम होता है वो है ये। तो ये भी बी सी ये भी ठीक है। माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ एलिमेंटन सल्फर कॉज सोइल एसिडिटी, बिल्कुल ये भी बात ठीक है, करता है भी। हाइड्रोजन सल्फाइड याद हो करो। तो बी सी डी है, ये ठीक है। और ये कह रहा है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोइल एसिडिटी। न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी करते हैं, तो बढ़ाते हैं, ठीक है ना।
तो बी, सी और डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। मैं फटाफट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, है ना, अच्छे से सुनना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछा है कि ये देखो, ये थोड़ी सी चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए। यूनिट 10 में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिजास्टर हुए। ये ड्यूरिंग फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 2011 में। उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाज नॉट रिलीज्ड एज ए प्राइमरी फिजन प्रोडक्ट इन इन्वायरमेंट ड्यूरिंग फुकुशिमा। तो ये इसमें लेड नहीं था, ये थोड़ा डिफरेंट ही है, देखो वैसे ही दिख रहा है, लेड नहीं था भी इसमें। तो राइट यही पूछा कि कौन सा नहीं निकला था, प्राइमरली नॉट रिलीज्ड, तो ये लेड नहीं आया था, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये दिया हुआ है, इमिशन दिया हुआ है स्मोक स्टैक से, और प्लूम बिहेवियर की बात की है। और ये एक पेटेंट सा क्वेश्चन है। मैं आपको जब एनवायरनमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, है ना, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये पक्का क्वेश्चन मैं बात करता हूँ कि ये आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखने होते हैं भैया से, ठीक है। तो पोल्यूटेंट इमिटेड न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर में निकलेंगे तब क्या बनेगा, तो आपको पता है स्टेबल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा बन जाता है न्यूट्रल इन्वायरमेंट में, जब हम बात करते हैं न्यूट्रली स्टेबल में होता है तब, तो कोनिंग हो जाती है उसमें, ठीक है। तो ये इसके अंदर ए के साथ 3 मिल जाएगा। और पोल्यूटेंट इमिटेड इन स्टेबल एटमॉस्फेयर वर्टिकल डिस्पर्सन जो रेस्ट्रिक्टेड है, तो फैनिंग हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन है, तो बी का 1 आ जाएगा। पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम स्मोक स्टैक बिलो थर्मल इन्वर्जन हाइट, बिलो थर्मल जो नीचे हाइट है तो नीचे ज़्यादा पोल्यूशन करेगा, फ्यूमिगेशन हो जाएगा, है ना। और अनस्टेबल में तो आपको पता है लूप बनते हैं। तो यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, है ना, एडियाबैटिक लैप्स रेट, इसमें है ना, एडियाबैटिक लैप्स रेट वगैरह से भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आगे, कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया, बहुत शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ बेसिकली यहाँ पे, ये भी बड़ा अच्छा है, डेटा के बारे में बात की गई है। कंटिन्यूस डाटा होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, बाइनोमियल डेटा होते हैं। तो पहला कह रहा है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल तो किसी में है, पॉइंट में भी तो आता है कि इतना इतना मीटर, 1 पॉइंट सब लेते हैं तो कंटिन्यूस आएगा। तो ये तो सीधा सीधा पता है। डिस्क्रीट में तो आपको पता है पूरा नंबर आता है। ये मैं फटाफट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे नंबर ऑफ डेथ, सॉरी, हेल्थ वर्कर्स इन ए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, तो नंबर तो पूरा कंप्लीट नंबर होगा, 1 2 5, ये तो पॉइंट में नहीं होगा, तो डी के साथ ये हो गया। और स्पीच गिवन बाय इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट, स्पीच में अल्फा न्यूमेरिक बातें होती है, वर्ड्स यूज होंगे, नंबर्स यूज होंगे, तो बेसिकली ये आ गया, सी का 1 आ गया। और यहाँ पे जो बच गया, स्टेटस ऑफ मोर्टेलिटी इन अर्थक्वेक इवेंट है, तो बाइनोमियल है, या तो डेथ होगी या सर्वाइव करेंगे, दो ही चीज हो सकती है। तो बी का क्या आ गया, 4 आ गया। तो ए का हमारे पास 2 है, ठीक है। और ए का 2 आने के बाद ही सीधा ही हो गया, इसी से हो गया, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कंटिन्यूस, सीधा इसी से हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सीधा सीधा हो गया। देखियो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं थी, बहुत टाइम बच जाता आपका ना, लेकिन टाइम बचाना नहीं है सर, हमें टाइम खर्च करना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी भी कुछ बच्चे खर्च करते हैं, बहुत सोचा विचारी में लगते हैं, पढ़ाई बाद में करेंगे सर, अभी सब सोच लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे ड्रेनेज का पैटर्न दिया हुआ है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। जैसे ड्रेनेज का पैटर्न दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल पैटर्न है ना, टिलीज पैटर्न है, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न है और एनुलर पैटर्न है, और इधर उसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। तो आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि आपको एक बार रोक के इसको देखना है। ये सेकंड ऑप्शन है वो राइट होगा। सेंट्रीपिटल पैटर्न के साथ मैच करेगा 3, यानी कि फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ स्ट्रीम्स विच आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम सराउंडिंग अपलैंड कवरेज इनटू सेंट्रल लो लैंड, है ना, ये सेंट्रीपिटल होगा। ये आप एक एक क्वेश्चन को मैं ना बाद में समझाऊंगा, फिर कह रहा हूँ बढ़िया से शांति से, यहाँ सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, लेकिन इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं थे, है ना, बहुत आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एज्यूम करना है कि higher heating value and 100% combustion, arrange the following fuel according to their energy content in increasing order। अब आपको यहाँ जो क्वेश्चन में है ना, ये बड़ा अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, सीधा सीधा क्या पूछा है, एज्यूमिंग हायर हीटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू एंड 100% कंजप्शन, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी कंटेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब एनर्जी कंटेंट यहाँ पे देखो,
मेगा जूल पर लीटर है, यानी कि वॉल्यूम पूछा है, कंटेंट पूछा है। अगर आपको ये लगेगा यार सबसे ज्यादा एनर्जी तो हाइड्रोजन में होता है, एनर्जी कंटेंट वॉल्यूम पूछा है कि कितनी मात्रा में किस में ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे सबसे कम हो गया। अगर आपसे हाइड्रोजन हैज द हायर एनर्जी पर यूनिट मास, तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एनर्जी कंटेंट वॉल्यूम पूछा है, तो इसकी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूजन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो गया। बहुत सारे बच्चों से ये गलती हुई है, और क्योंकि वो एनर्जी कंटेंट कंटेंट देख लिया, जो मेगा जूल पर लीटर की बात की गई है, बेसिकली वॉल्यूम की बात की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन ए डी सी बी, यानी कि सबसे कम हाइड्रोजन का है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो सबसे कम हाइड्रोजन, उसके बाद है बेसिकली मीथेनॉल, उसके बाद है जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, और सबसे ज्यादा इसमें कंटेंट की बात आती है तो बायोडीजल में है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम की बात करते हैं तो। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जियो इंजीनियरिंग मेथड रिलेटेड टू सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, जिसको SRM बोलते हैं शॉर्ट में, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने के लिए सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में क्या जियो इंजीनियरिंग मेथड्स हैं वो काम में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बड़ा दिक्कत आई उनको, क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस गैस दिखा उनको, है ना, या ग्लोबल वार्मिंग दिखी, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज करने की बात करते हैं वो, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं बात कर रहा ये, मैं रिलेटेड कर रहा है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के थ्रू करना है। तो आप ये मत ले लेना कैप्चरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स स्टोरेज, ये ग्लोबल वार्मिंग में कम करने में हेल्प तो करता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में तो इसका रोल नहीं है ना। तो ये इसीलिए ये बहुत सारे बच्चे इस पे गलत करके आए थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना, ये ओशियन आयन फर्टिलाइजर ये भी नहीं होगा, बेसिकली ये भी वहाँ डिपेंड करता है ग्रीन हाउस गैसेज वाले में, सोलर रेडिएशन में नहीं, तो ये कट जाएगा। स्पेस मिरर हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात होगी यहाँ पे। क्लाउड सीडिंग भी हो जाएगा, इंजेक्शन ऑफ स्कैटरिंग एरोसोल इन द स्ट्रेटोस्फेयर में, अगर स्कैटर कर दें इसमें तो रिफ्लेक्शन होगा, तो वही वाली बात है, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे SRM को बेसिकली कंसीडर करना है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट को। तो BCD विल बी द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके भी सुन लो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है, फॉर ए स्टेबल मैन मेड सैटेलाइट इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये बेसिकली GIS और रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टेबल मैंडेट जो बेसिकली क्या है, आपके पास सैटेलाइट है इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, तो किस पे बेसिकली ये डिपेंड करता है कि नहीं कर रहा है, ये पूछा है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, आपको याद है कि अगर याद रखना, GM/R है, तो यहाँ M कैपिटल है बेसिकली। ये जो मास है ये किसका मास है, प्लेनेट का मास है इसमें जो यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारे पास थर्ड। कौन सा है थर्ड, मैं सीधा सीधा आ रहा हूँ। एक तो स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट, ये मास सैटेलाइट का नहीं है, याद रखना ये बात, ठीक है। ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ प्लेनेट, देखो प्लेनेट के मास पे तो डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये नहीं लेंगे हम, ठीक है। स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिक्रीज एज ऑर्बिटल बेसिकली एल्टीट्यूड इंक्रीज, ऑर्बिटल जो एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो वहाँ बेसिकली क्या आर पे भी पड़ेगा फर्क, तो बिल्कुल सही बात है। और आगे है ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज एट ऑर्बिट एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे देखना क्या है, कह रहा है कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिक्रीज हो रही है एज द ऑर्बिटल एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल पीरियड, यहाँ टाइम, अब स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, सॉरी स्पीड तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बात यही यहीं पे हो जाती। स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिक्रीज हो रही है एज ऑर्बिटल एल्टीट्यूड इंक्रीज, बात ठीक है। तो अगर स्पीड बेसिकली डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, तो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज होगा एज ऑर्बिटल एल्टीट्यूड इंक्रीज, तो ये भी ठीक हो गया, तो ये जुड़े हुए थे ना, तो बी सॉरी A, C और D विल बी द राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट डजंट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मैं फटाफट बता रहा हूँ आराम से, फिर एक एक चीज को बहुत आराम से भी समझेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटका वोल्टेरा मॉडल के बारे में। तो लोटका वोल्टेरा इक्वेशन प्री और प्रीडेटर के बारे में बात करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ही। एक्सप्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ लोटका वोल्टेरा इक्वेशन एंड पैरामीटर यूटिलाइज फॉर द रिलेशनशिप। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आप आराम से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, हमें पता ही है, ये कट जाएगा। इसका राइट ऑप्शन एक तो बी है, द पैरामीटर यूज फॉर एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप एंड इन लोटका वोल्टेरा इक्वेशन आर पॉजिटिव रियल नेचर, ठीक है। और एक इसमें बेसिकली प्रे हैव एक्सेस टू अनलिमिटेड फूड सप्लाई एंड देयर रिप्रोडक्शन रेट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी ठीक है। यानी कि बी और डी ही ठीक है। इसमें ये सी भी गलत गलत है, क्योंकि ये कह रहा है प्रीडेशन रेट इज नॉट proportional टू रेट एट विच प्रीडेटर एंड प्रे मीट। तो आपको सीधा दो ही ऑप्शन तो चूज करने हैं, तो बी और डी है वो राइट है, सीधा सीधा बात है। ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये बेसिकली ईआईए में लेजिस्लेशन वगैरह की बात करते हैं, तो सीधा सीधा हम बात करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1986 इन इंडिया अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के तहत बना सकता है, आपको पता है आर्टिकल 253 के तहत ही बना सकते हैं, जो भी बनाता है पार्लियामेंट, है ना। बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 253 इसमें ये एक्ट वगैरह बनते हैं। तो आर्टिकल इसमें तो 253 आ गया, सीधा सीधा है, इसमें तो कोई दोहराई की बात है ही नहीं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको अरेंज, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई, बहुत बच्चों ने ये गलत क्वेश्चन किया है। आपको ये क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग मेजर स्टेज ऑफ वेस्ट डिग्रेडेशन इन लैंडफिल फ्रॉम लास्ट टू इनिशियल। ये देखिए, यहाँ आपके साथ खेला कर दिया पूरा का पूरा, लास्ट टू इनिशियल पूछा है, ठीक है ना। इनिशियल टू लास्ट कराए बहुत सारे बच्चे, है ना, सीधा सीधा बहुत सारे बच्चों को ये है ना, ए ऑप्शन बहुत सारे बच्चे कराए कि एरोबिक हो गया, उसके बाद सर हमने हाइड्रोलिसिस करा, उसके बाद एसिटोजेनेसिस कर दिया सर। ये लास्ट टू इनिशियल है, तो लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, तो लास्ट में हमारे पास होगा जैसे स्टेडी मैथेनोजेनेसिस हो गया, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अनस्टेडी मैथेनोजेनेसिस होगा। तो लास्ट वाले से चलेंगे तो थर्ड ऑप्शन होगा EDCAB, ठीक है, याद रखना। ये बहुत बच्चों से गलत हुआ था ये क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन पढ़ना, करेक्ट इनकरेक्ट की बात कर रहा है, लास्ट इनिशियल से लास्ट कर रहा है, लास्ट से फर्स्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ये इस तरह से गलत हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है ना। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का क्या मतलब होता है कि बेसिकली अपने जो अंडे हैं ना वो किसी दूसरे के बेसिकली नेस्ट में, घोंसले में दे देना, फिर वो उसकी सेवा करे, ठीक है। तो ये होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है ना, जो कुछ कोयल लाइक लेइंग एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो, है ना, जो बेसिकली अपने जो एग है वो कौवे के नेस्ट में दे देती है, और वही उसकी टेक केयर करता है कौवा ही, ठीक है ना। तो ये होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेस्ड ऑन पीईपीएस रिलेशनशिप फॉर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन स्पीसीज इन ए नेचुरल वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी predominant only under alkaline condition, जो pH दे रखा है 8 to 14, that are intermediate in oxygen content, small positive PE value in range of 0 to 4। तो इसमें आपको सीधा सीधा है कि पीईपीएस रिलेशनशिप इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन स्पीशीज है, और डोमिनेट ओनली एल्केलाइन कंडीशन की बात कर रहा है। तो मैं इसको बहुत डिटेल में रिएक्शन करके भी आप समझ सकते हो, इसका NO2 नेगेटिव विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये सारी बातें भी डिस्कस होगी, लेकिन यहाँ आंसर के अकॉर्डिंग हम बात कर ले एक बार। आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ NAPCC। तो नेशनल वाटर मिशन है ना, नेशनल सोलर मिशन भी है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी भी है ना, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम ये भी है, जो 8 है ना NAPCC में। तो ये 4 तो हो गए। नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, नहीं ये नहीं है भाई, ये नहीं है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या आ गया, ABCD आ गया, ठीक है। तो आपको पता है एक तो ये NAPCC, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये तो आपके सामने लाइव एग्जांपल्स हैं, आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये अब है ना, ये C4 प्लांट और C3 प्लांट से अब क्वेश्चन आने लग गए अभी, है ना। इसको अच्छे से करना है, बहुत बढ़िया से शांति से चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में, बढ़िया एक एक चीज़। तो इसका राइट ऑप्शन तक ही आ रहा हूँ मैं आपको। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें राइट ऑप्शन सेकंड है, बी, सी और डी विल बी द राइट ऑप्शन। मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको ये भी समझाना है, C4 प्लांट, C3 प्लांट, आपको पता है ना। एग्जाम्पल बताइए, शुगर कैन कैसा प्लांट है, बताओ, है ना सर, प्लांट है कैसा है, C4 C3 क्या है बताइए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या पूछते रहते हो सर आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सुन लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ग्लोबल नाइट्रोजन बायोकेमिकल साइकिल। जब नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो कौन कौन से पार्ट है। नाइट्रिफिकेशन होता है, जब हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल बात करी है ना, इसी में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बात करते हैं। नाइट्रिफिकेशन है, बिल्कुल है। अमोनिफिकेशन है, डिसिमिलिट्री नाइट्रेट रिडक्शन, डीनाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेटरी, ये सारी तो है, A B C D E। तो राइट ऑप्शन सेकंड ही हो गया, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी बिजी क्वेश्चन आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोन आर यूज फॉर पार्टिकल कलेक्शन फ्रॉम एम्बियंट एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, जब एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो साइक्लोन्स की भी बात करते हैं। द रेशियो ऑफ इंड्यूस फोर्स FC, है ना। इंड्यूस फोर्स क्या होता है, FC क्या है, बेसिकली mv² / r होता है, ठीक है। इन द साइक्लोन और टू द ग्रेविटेशनल फोर्स FG क्या होता है, इजकल टू mg, यानी कि ये रेशियो पूछा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया देखो, mv² / r mg, तो ये m से m कट गया, है ना, V² / rg आ गया, ठीक है। आगे फिर क्या हो गया, फिर ये आ गया। तो अब कह रहा है विल चेंज बाय कितना होगा, फोल्ड इफ रेशनल स्पीड ऑफ साइक्लोन इज इंक्रीज फ्रॉम 2 मीटर टू 4 मीटर। अब ये स्पीड डबल कर रहा है, तो कह रहा है कि ये इसमें FG में कितना चेंजेस होगा, इसके रेशियो में कितना चेंज होगा, ये कह रहा है। तो आप अगर स्पीड डबल कर रहे हो तो स्पीड के तो प्रोपोर्शनल स्क्वायर है, अगर स्पीड डबल कर रहे हो तो यूं हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, सीधा सीधा है। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की सुन लेते हैं, 71 क्वेश्चन नंबर। चूज द कॉमन स्ट्रक्चरल traps of oil where it accumulates to form oil pool। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर ट्रैप्स पूछे हैं, ये भी ध्यान रखना। स्ट्रक्चर ट्रैप्स की बात की है तो स्ट्रक्चर ट्रैप्स की बात होगी, तो यहाँ पे एक तो सॉल्ट डोम्स होंगे, एक फॉल्ट्स होंगे, और एक बेसिकली एंटीक्लाइनल फॉल्ट्स होंगे। ये बरीड कोरल रिफ्स हैं, है ना, सैंडस्टोन लेंसेज है। ये बेसिकली हम स्ट्रक्चरल ट्रैप्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चर बन रही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, B C और E। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ये देखो सारा जो पेपर है ना, शब्दों से खेला गया है। अगर आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर है ना, बहुत आराम से हो सकता है। ये देखिए, द स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट देयर को एग्जिस्टेंस बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉगिंग पैटर्न। व्हाट इज अ सूटेबल एग्जांपल ऑफ। तो इन्होंने क्या कर लिया है, कंपटीशन को इलोक करने के लिए इन्होंने को एग्जिस्ट के लिए डिफरेंट टाइम वगैरह फीडिंग के लिए चूज कर लिया, यानी कि रिसोर्स का उन्होंने क्या कर लिया, पार्टीशन कर लिया। कि जैसे हम कहते, एक एग्जांपल हमने पढ़ा था ना, अगर स्पेस का पार्टीशन करना हो तो प्लांट के ऊपर वाले हिस्से पे फीड कर रहा है, कुछ बीच में फिर नीचे, जिससे कंपटीशन कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे पैटर्न बदला है उन्होंने टाइम फीडिंग वगैरह को, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विंड टर्बाइन इज ऑपरेटिंग विद 40% एफिशिएंसी इन एन एरिया हैविंग average wind speed 5 meter per second if the diameter of the turbine is 14 meter and density of air is 1.29 kilogram per meter cube, the power produced by the wind turbine will be approximately। तो इस पे सीधा सीधा आप फॉर्मूला हम याद करते हैं, है ना, ये फॉर्मूला लगता है, याद है आपको, ठीक है। यानी कि जो पावर है वो विंड की स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। और इसको सोल्व करेंगे ना, सीधा सीधा राइट ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं, है ना। 5 किलोवाट की आंसर आ जाएगा इसका जो पावर होगा, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में करेंगे। आगे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट कैटेगरी डजंट रिक्वायर सबमिट EIA रिपोर्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किस में EIA रिपोर्ट सबमिट नहीं करवानी पड़ती, B2 में, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखो EIA से बहुत इजी क्वेश्चन आ गए।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैसेज इन ट्रोपोस्फेयर, है ना, cause rise in global average surface temperature. Arrange the following gases in decreasing order of extra warming. They have contribute in the total anthropogenic effect. यानी कि कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगर इनमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन देखें, इनमें सबसे कम देखें तो N2O का होगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ए सबसे पहले बी सबसे लास्ट में, तो तीन ऑप्शन हो गए। अगर इनको भी अरेंज करते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा आएगा, मीथेन आएगा, ठीक है ना। तो ए के बाद डी हो, ए के बाद डी भी कईयों में है, उसमें अगर उसमें देखेंगे ऑप्शन तो सीएफसी और ओजोन की बात करें तो बेसिकली इसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, सीएफसी का ज़्यादा है और फिर बेसिकली ओजोन का है ना। सी और ई नहीं, पहले ओजोन का और फिर सीएफसी का, सीई आना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो सीई देखो कहाँ पे है, ये रहा। देखो ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेज का फर्क है, ये कंफ्यूज हो कर देता है। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। यानी कि ये देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पेपर वन में भी पूछ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये लिख लो आप। उसके बाद कंट्रीब्यूशन है मीथेन का, उसके बाद है ओजोन का, उसके बाद है सीएफसी का, और इनमें सबसे कम है N2O का। ये ध्यान रखना। और एक बार तो ऐसे भी पूछ लिया था कि इनमें एन नॉक्स की स्पीसीज दे दी थी कौन सा इसमें बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है, तो N2O इज द ग्रीन हाउस गैस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है। डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट तो रिस्क है पार्ट। रिस्क इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, ये तो बाद में इवेल्युएशन और मैनेजमेंट करना है। तो रिस्क असेस थोड़ी कर रहे हैं, इसको इवेल्युएट और मैनेज कर रहे हैं। तो ये पार्ट नहीं है। बाकी एक्सपोजर का असेसमेंट है, हैजार्ड आइडेंटिफाई करना, ये भी असेसमेंट का पार्ट है। लेकिन इवेल्युएट और मैनेज करना कि बाद में क्या करें, तो ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 76 का राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप अक्रॉस गिवन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। स्टैट से क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट नंबर 9 से। तो इसमें सीधा मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि यहाँ चीजें आपको पूरा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। राइट ऑप्शन इसका सेकंड है, डी और ई विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। एक तो ये है फॉर लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक ये हमारे पास है ये वाला, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटिजेंसी है ना, ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ये वाला। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, डी और ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी सुन लो, है ना। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर नॉट हैजार्डियस सॉलिड वेस्ट एज पर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, RCRA एक्ट के बारे में बात की है। नॉट हैजार्डियस सॉलिड, ये बहुत बच्चों का गलत हुआ है। इसमें कोई भी बेसिकली हैजार्डियस सॉलिड वेस्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू RCRA के। तो ना तो आर्सेनिक ट्रेडवुड है, ना ये है एग्रीकल्चर, ना फ्लाई एश है, ना पेट्रोलियम कंटेमिनेटेड मीडिया एंड डेब्रीज है ना ही यूज क्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स है। तो राइट ऑप्शन ABCDE यही हो जाएगा सेकंड, क्योंकि ये कुछ है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर नॉट हैजार्डियस सॉलिड वेस्ट एज पर RCRA। एज पर RCRA तो ये कोई भी नहीं है। तो एज पर RCRA आपको पढ़ना भी चाहिए, RCRA के बारे में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज कार्बन कंटेंट, है ना। कार्बन कंटेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा इसमें किसका है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो अगर सबसे ज्यादा तो आपको पता है बहुत सिंपल है, एंथ्रेसाइड का है। एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये पढ़ते हैं ना। तो सबसे ज्यादा है। और इसमें सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है पीट में, है ना, ये हो गया। तो सी सबसे पहले, बी सबसे लास्ट में। तो इस तरह से हमारे पास दो ऑप्शन है। चलो इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद कैनलकोल आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो गया, CADEB विल बी द राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। assume that the optimum operating voltage of solar cell is 0.45 watt and the current during full solar insolation is 250 uh, ampere per meter square. The electric power output from a solar cell with a illuminated area of 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेट। तो इसमें तो सीधा सीधा P इक्वल टू VI लग जाएगा पावर वाला। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ,
4-5 मेगावाट आ जाएगा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसमें। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भी सुन लो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये ऊपर चला गया क्या, हाँ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटल एंड मेटल टॉक्सिसिटी के बारे में आपको क्या बताना है। इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो मेथाइल मर्करी इज मोर डेंजरस एंड हार्मफुल, बिल्कुल है। देन वेपर फॉर्म ऑफ एलिमेंट मर्करी है। फॉर्मेशन ऑफ डाईमेथाइल मर्करी टेक प्लेस स्पेशली अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मडी वाटर, ये भी ठीक है, जबकि हमें इनकरेक्ट देखना है। मेथाइल मर्करी अंडरगोज बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन इन फूड चेन, ये भी ठीक है। सिनाबार सॉल्ट आर एन ओर ऑफ मर्करी कंटेनिंग इज इजिली सोल्यूबल इन वाटर, नहीं, ये तो हाईली इनसोल्यूबल होता है, तो यही गलत है भाई। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, राइट ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी इनकरेक्ट देखना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। पहला है नाइट्रिक एसिड इज नॉट स्पेशली सोल्यूबल इन वाटर एंड थस NO itself डोंट मेक रेन वाटर पर्टिकुलरली एसिडिक। आगे कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड रेन बाय लाइमस्टोन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। एरिया हैविंग ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज बेडरॉक कंपेयर्ड टू कार्बोनेट्स आर मोर अफेक्टेड बाय एसिड रेन। आगे कह रहा है एट हाई एल्टीट्यूड fog and mists are less acidic than precipitation probably due to more water availability for dilution। नहीं, हाई एल्टीट्यूड पे नहीं, नहीं, ये तो गलत है, यही गलत है भाई, इनकरेक्ट ही पूछा है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इधर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है। तो देखते हैं कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कैसे मैच होगा। यहाँ पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉजिटिव जेड वैल्यू, नेगेटिव जेड वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मीन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, डेविएशन की बात, करेक्टरिस्टिक्स तो 0, तो ए के साथ 3 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है तो 1। पॉजिटिव जेड वैल्यू की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ग्रेटर देन, है ना, मीन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका इस अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ आ रहा है कुछ, या ऐसी खिचड़ी सी बन रही है। देखो स्टैंडर्ड से तैयारी तो करनी पड़ेगी, पेपर तो जबरदस्त होते हैं। आगे क्वेश्चन है 20 ml of an aqueous solution of 0.10 butyric acid is shaken with 10 ml of ether after layers are separated is determined by titration, then 0.5 millimole butyric acid remain in aqueous layer. What is distribution ratio of butyric acid concentration in ether and aqueous layer? ये बेसिकली जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन वगैरह की बात करेंगे तब ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला के बेस्ड। इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा, 6 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा था न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा, फॉर द गिवन टेम्परेचर एंड एलिवेशन डाटा कंसीडरिंग G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CP इक्वल टू 1 जूल पर किलो पर डिग्री सेल्सियस, एलिवेशन 3 मीटर और 425 मीटर दे रखा है, टेम्परेचर 3 मीटर पे 13.35 और 425 पे 9.13 दे रखा है। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ ड्राई एटमॉस्फेरिक बिलो 425 मीटर एल्टीट्यूड। तो इसको बिल्कुल सिंपल है, ये आप करके देखना इसको, ये न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी आपके अपने पास। फ्लूम्स के बारे में बात करेंगे ना तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if the initial population size of a plant species is 100 and after 1 year population size of same plant species became 300, then what will be the average rate of change of population per year of individual? तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड आ जाएगा। सीधा सीधा क्या फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एन इजकल टू जो इनिशियल होगा और डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा एन कितना है यहाँ पे, 300 में से 100 थी तो 300 हो गई, तो यानी कि 300 माइनस 100 200 हो गया। शुरुआत में हमारे पास कितनी थी, शुरुआत में 100 थी N0, और टाइम पीरियड कितना है, देखिए 1 ईयर है, तो 100 इंटू 2 है, जैसे 2 आंसर आ गया, सीधा सीधा है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेट हीटिंग वैल्यू। नेट हीटिंग वैल्यू की बात करी है तो आपको सीधा सीधा नेट हीटिंग वैल्यू की बात होती है तो कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
तो सबसे ज्यादा कम, और उसके बाद सबसे ज्यादा में गार्बेज में सबसे कम होगी, और इसमें सबसे ज्यादा किस में होगी भी, मीथेन, अकॉर्डिंग टू दिस। तो राइट ऑप्शन तो सेकंड हो जाएगा बी, A, E, B, C, D, है ना। ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, और ये धीरे धीरे पता भी हो जाएगी जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो सारी चीजें आपको पता हो जाएगी। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, है ना, वेपर मिक्सिंग की बात करता है, रेशियो डब्लू की जो बात कर रहे हैं वो बात है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से करना कि आपको वेपर मिक्सिंग से सीधा क्वेश्चन नहीं है, देखो न्यूमेरिकल पोर्शन बना के क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 4 होगा, BDAAC, और यही यूजीसी ने दिया हुआ है, ये हमारा आ रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेसिकली अब जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की ना, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पूछा है, वर्चुअल टेम्परेचर की बात करी है। तो जो वर्चुअल टेम्परेचर है उसके फॉर्मूला हम लगा देना, टेम्परेचर जो है 1 प्लस 0.61 Q, इससे हो जाएगा ये, है ना। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये बात हम करेंगे। राइट ऑप्शन इसका फोर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, लैंडफिल liners are constructed using clay layers to restrict leachates. Time after which leachates pass through the liners is called as breakthrough time, which is calculated using thickness, clay जो linear porosity है रीटा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, डेप्थ लीचेट है। तो इसमें फॉर्मूला पूछा है कौन सा लगेगा, तो ये फॉर्मूला होगा भी सीधा सीधा, है ना, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद कर लेना प्लीज, है ना, ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन इन द एम्बियंट एटमोस्फेयर, है ना। बेसिकली एम्बियंट जो आउटडोर एटमोस्फेयर है उसमें फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में कौन सा ठीक है, आपसे ये पूछा है। ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एरोक्लिन आर बेसिकली कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल, ये तो ठीक है, बिल्कुल ट्रू ही पूछा है। और देखते हैं, अगर ये रेशियो ज़्यादा होगा तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फेवर में नहीं होगा, ये गलत है। जो आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ फोटोकेमिकल्स को, SO2 तो फोटोकेमिकल के लिए नहीं है, क्लासिकल और हम पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए ये भी नहीं है। फोटोकेमिकल पार्टिकल ह्यूमन हार्मफुल UVB से थोड़ी बचाता है ये, वो तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बचाता है, ये भी काट दो। तो राइट ऑप्शन सीधा 1 ही है, ठीक है। तो इसका 1 हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको अगर पता है तो ठीक है, भी EIA रिलेटेड कुछ केस हुए थे, और इसका इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल की बात हुई है कि जैसे गोवा फाउंडेशन केस हुआ था, वो किससे रिलेटेड हुआ था, वो माइनिंग बैन हुआ था ड्यू टू अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन प्रिंसिपल, ए के साथ 4 था। और इसका देखो सीधा सीधा लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ये केसेस हैं। राइट ऑप्शन सेकंड है, A का 4, B का 3, C का 1, D का 2। ये सीधा सीधा मैं आंसर ही बता रहा हूँ अभी, है ना, याद रखना, फिर डिटेल में एक एक क्वेश्चन को समझना भी है। अभी आप लेवल चेक करो कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है, क्या बातें पूछी जाती है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पे आपको सीधा बता दूं, जो कोपेन्स का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम है ना, इसमें कह रहा है कि सेकंड लेटर टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स को बताता है, नहीं, ये प्रेसिपिटेशन को बताता है, यही इनकरेक्ट है ना, यही इनकरेक्ट है। तो राइट ऑप्शन इसका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। आगे है, अरेंज द फॉलोइंग मिनरल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर रेट ऑफ वेदरिंग फ्रॉम लिस्ट टू मोस्ट वेदरेबल की बात की है, यानी कि लिस्ट से मोस्ट वेदरेबल की तरफ जाना है। तो यहाँ पे लिस्ट वेदरेबल की बात अगर करेंगे तो कौन है, यहाँ पे लिस्ट वेदरेबल हेमेटाइट है, और मोस्ट वेदरेबल की बात करें तो कैल्साइट है ना। और इसका राइट ऑप्शन भी फोर्थ बन जाएगा भाई, CEBAD। अब मैं सीधा ऑप्शन की तरफ आ रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, है ना, क्योंकि आप ऐसे एक एक क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना, वरना तो। चलो, राइट ऑप्शन फोर्थ है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोस्ट्रोफिक विंड। जियोस्ट्रोफिक विंड की बात कर रहे हैं, और ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, क्योंकि उनको नॉर्थ राइट याद आता है, वो कोरियोलिस फोर्स है। बेसिकली यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लो प्रेशर लाइज इन द राइट ऑफ जियोस्ट्रोफिक विंड। लो प्रेशर हमेशा लेफ्ट में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको तो वो राइट याद रहता है, नॉर्थ, वो कोरियोलिस की बात थी। ये राइट ऑप्शन इसका है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, जो लो प्रेशर होगा वो लेफ्ट में होगा, तो इसलिए राइट ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एडिशन ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू ग्राउंड वाटर टू इंक्रीज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ बायोडिग्रेडेशन डिग्रेडेशन इज रेफर्ड एज,
क्या होता है वो बायो एग्यूमेंटेशन होता है। राइट ऑप्शन सीधा, ये तो टर्म पूछ ली, सीधा सीधा टर्म पूछी गई है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बाहर आके बोलते हो सर ये आया वो आया, यही तो पेपर है ना, वो यही तो पेपर है, कौन सा पेपर है ये, ठीक है। तो आप थोड़ा पढ़ा करो ना। इसमें कुछ टर्म्स दी हुई है, जैसे क्रीप है ना, सोलिफ्लेक्शन है, रोकफॉल है और स्लम्प है। इसमें आपको मैच करना है मीनिंग क्या है, किससे रिलेटेड है, आपसे ये बात करी है। तो क्रीप है, ये किससे रिलेटेड है, ये मूवमेंट ऑफ अनकंसोलिडेट मिनरल अकर अलोंग ए कर्व सरफेस रेप्चर्ड, ये इसके साथ बेसिकली एक के साथ तीन आ जाएगा। नहीं, ये एक्सट्रीम स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सोइल एंड रॉक क्रीप, तो वो होना चाहिए, ए का टू आएगा भाई, ए का टू, सॉरी, ए का टू आएगा। और ए का टू आता है तो हमारे पास ऑप्शन थर्ड सीधा यही बन गया, क्योंकि क्रीप की बात हो रही है ना। तो एक्सट्रीम स्लो डाउन डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सोइल एंड रॉक, तो राइट ऑप्शन थर्ड आ जाएगा इसका, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग आर द समरी स्टैटिस्टिक एस्टिमेटेड इन स्टेट सिचुएशन सर्टेन सिचुएशन फ्रॉम डेटा, अरेंज द क्वांटिटेटिव वैल्यूज ऑफ दीज समरी स्टैटिस्टिक इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। ये बढ़िया वो क्वेश्चन है भाई, इसको तो पूरा टाइम लगा के करना है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। इसका सीधा आंसर आ रहा हूँ, इसका राइट ऑप्शन थर्ड होएगा भाई, CAEBD विल बी द राइट ऑप्शन, CAEBD ये राइट ऑप्शन होगा इसका, थर्ड है ना। इस क्वेश्चन को किसी ने गलत किया तो कोई बात नहीं भी, मैं उसके पक्ष में हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करनी थी उसमें, फिर ये होता है और टाइम भी लग सकता था। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये तो सीधा सीधा कीमोटोट्रोफस की बात करते ही करते हैं हम, ये तो कोई गलत बात नहीं है। ये भी किसने गलत किया था क्या, सच्ची सच्ची बताओ भाई। सर ऐसे ना बोलो थाम जी, ऐसे ना बोलो। अरे थाम क्या बोल गए सर। अच्छा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सीधा सीधा ये मैंने पढ़ा, लग गया देखो, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इन सॉइल सॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। नहीं, इंडिपेंडेंट थोड़ी, एडजॉर्प्शन पे भी डिपेंड करता है। तो इनकरेक्ट यही हो गया सीधा सीधा। और नेक्स्ट 100th क्वेश्चन क्या कहता है, 100वां क्वेश्चन कह रहा है, कल कार्बोनेट हैज ए कंटेनिंग, ये वैल्यू दे रखी है, हाफ लाइफ साइकिल दे रखा है, और लैम्डा फॉर डिसइंटीग्रेशन पूछा है, कैल्शियम अप्रोक्सीमेटली, इसमें सीधा एक फॉर्मूला है, याद रखना 0.693, और जो लाइफ हाफ टाइम दे रखा है और कोई भी यूज भी नहीं होता, या हाफ टाइम सीधा डिवाइड करोगे सीधा वैल्यू आ जाएगी 4.2 इंटू 10⁻³ ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो अभी हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 50 पेपर टू के 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट है ना कल आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी 50 क्वेश्चन में मुझे कोई ऐसा नहीं लगा है कि जिसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था चीज़ों को, अच्छे से देखा, कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक 51 से लेके 100 तक नहीं है, वैसे तो लगभग है ही नहीं, लेकिन मैं वो और एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा, मस्त लगा, ऐसे ही आपको और एक स्टैंडर्ड देखना है, घबराना नहीं है, इसी तरह से हम तैयारी करते हैं और इसी तरह से तैयारी करनी है। तो जागरूक हो जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए और चित्त को शांत रखें, खुश रहें, बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।